दोस्तों पाठशाला द डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है बीपीएससी टीचिंग के लिए, जो पीआरटी में इम्पॉर्टेंट है, आपका माध्यमिक शिक्षक में इम्पॉर्टेंट है, उच्च माध्यमिक में इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का ये सेक्शन है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं तो वो, और बीपीएससी में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए भी, और आपको बिहार पुलिस के लिए भी बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, फ्री में लाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट को पैसे की इधर उधर में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर फ्री में आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, जो कि बीपीएससी भी क्वालिफाइड टीचर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बस अपना सजेशन डालना है चैट, ये मतलब एक सेकंड, हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी सजेशन देना है वहाँ से आप सजेशन भी दें कि हमें और क्या करना है, क्योंकि अपना ये चैनल है बिहार का, उसको ग्रो करना भी है। और मुझे भी आपके लिए ऐसा करना है कि आप भी अपना एक सीट ज़रूर पक्का कर लें। जिनको प्रॉब्लम है, जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट युवा जो है प्रॉब्लम जिनको है, कोई अच्छे कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एकदम ऑथेंटिक आपको जगह भी बताया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ना है उसके हिसाब से भी। ठीक है, और जो आपको जीएस वाले सेक्शन के रिगार्डिंग तो कम से कम आपको इतना इंश्योर कर दिया जाएगा कि आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसे ऐसे टॉपिक जो आएंगे जो आपको दिक्कत होते हैं याद करने में, उनको भी आपको याद कराने के लिए जो है ट्रिक वगैरह स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और करंट मेरे लिए आपका जो है ना वो बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि करंट में मास्टरिंग है। यहाँ से जो है करंट में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको वहाँ भी ट्रिक आपको दिखाई देगा कि 50 to 60% आप वीडियो देखेंगे तो आपको बस याद हो जाएगा। तो सिर्फ चैनल के साथ आपको बने रहना है। जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, नए हैं, पुराने वीडियो को जाके देख लें। उसके बाद से इसको कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 दिन को प्रीवियस ईयर को इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो पैटर्न वे में आपको टॉपिक वाइज सब चीज़ को कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग ने 35 क्वेश्चन कर लिए थे, 36 क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट और देखते हैं। ये देखिए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की हेल्प की थी, जो है ना, सपोर्ट जो ये लोग किए थे ना। तो ये क्वेश्चन, ये जो पहला ही स्टेटमेंट है ना, यही आपको सही जाएगा, क्योंकि ना ज़मींदारों जितने ये जो थे ना यहाँ के जितने भी, तो इसको आप डीडीएच से याद कर सकते हैं। कैसे? डीडीएच से, मनी से और मैन पावर से। मनी भी का सपोर्ट किए थे ये लोग और आदमी का भी सपोर्ट किए थे, ताकि जो जितने भी ये आंदोलन उभर रहे थे उनको दबाने में मदद की जा सके। अंग्रेज़ों का साथ दिए थे इन लोगों ने। तो डी से हो गया डुमराव, डी से हो गया दरभंगा और एच से हो गया आपका हटवा। डीडीएच सपोर्ट किए थे, याद रखिएगा। डीडीएच ने सपोर्ट किया था, पैसे से भी और मैन पावर से भी, याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन वही था। ठीक है, तो डीडीएच करके याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हैं इसमें ये 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। हाँ, ये भी क्वेश्चन ना आपको 2-3 तरह से पूछा जाता है कि कौन सा प्रभावित रहा था, वो भी पूछा जा सकता है बिहार के रिस्पेक्ट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेंगे अपना, टिक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए दानापुर में तो हुआ ही था, वहाँ पे जो सैनिक विद्रोह किए थे उसके बाद ही तो आरा आके कुंवर सिंह से अपना लीडरशिप मांगे थे, है ना। तो ये था, आरा हो गया आपका, पटना तो था ही पीर अली जी, ठीक है, और मुजफ्फरपुर। तो ये 4 हो गए, मुंगेर नहीं होगा, यहाँ पे मुंगेर नहीं है, काट देंगे इसको। और यही आपका आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, पटना में पीर अली जो है पुस्तक विक्रेता थे, ये भी पूछा जाता है फैक्ट के हिसाब से कि कौन जो पटना से लीड कौन किया था, तो वो थे पीर अली, जो कि वो क्या थे, पुस्तक विक्रेता। आपको तोड़ के ये भी पूछ सकता है कि पीर अली क्या थे, व्यवसाय के तौर पे वो क्या थे, मतलब क्या चलाते थे, तो पुस्तक विक्रेता थे वो, और पीर अली ने ही लीड किया था। ठीक है, तो यहाँ से ना एक बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आ जाता भी है ये भी, कि कौन पहले हुआ था। तो बिहार के क्षेत्र में आप ना एक ट्रिक से हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, RPMJ। देखिए RPMJ, RPM का मतलब समझते हैं ना, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा साइंस में, तो RPM होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, होता है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको घूमने से रिलेटेड है। आपने बहुत मेरी पुरानी वीडियो में भी जो भी देखा है, 2 क्लासेस है, उसमें भी कहीं कहीं मैंने ट्रिक्स बताया है
अभी जो टॉपिक आएगा ना स्पेशल अलग अलग, जो इंडियन हिस्ट्री का हो गया, इसमें भी हो गया आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी बिहार का एग्जामिनेशन हो, चाहे बाहर का भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको बहुत सारे जो हिस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम आती है, ट्रिक से आपको वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है वो भी बता दिया कीजिए। करंट तो आपको देखिएगा, करंट आपको जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में, आपको जनवरी से करंट आपको मिल जाएगा, जो कि ट्रिक पे बेस्ड होगा। लगभग आपको 60% 70% क्वेश्चन आपको याद करा दिया जाएगा वीडियो के देखते ही के साथ। तो चैनल के साथ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाइए, अपना बिहार का चैनल है, मिलके ग्रो करना है। आपके लिए भी हम पूरी शिद्दत से काम करेंगे कि आप भी अपना एक पोस्ट, एक सीट रिज़र्व कर लें, बिहार पुलिस में हो, चाहे बिहार टीचिंग में हो, चाहे बीपीएससी में हो। ठीक है, चलिए ठीक है। आरपीएम से देखिए, अब यहाँ से आर से निकालते हैं तो रोहिणी में, बोलते हैं ना बिहार में सबसे पहला कहाँ पे हुआ था, तो रोहिणी हुआ था ना, जो अब देवघर हो गया है। ठीक है, तो रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर। ठीक है, यहीं से आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी कि कौन पहले हुआ था। तो आरपीएमजी, तो कैसे इसको हम रिलेट किए, आरपीएम मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब घूम रहा है, और एम के बाद जे कर दिए। एम जे घूमता कौन है, डांस करने वाला इंसान, एम जे माइकल जैक्सन। आरपीएमजे, बस इसको 2 बार रिपीट करके बोल लीजिएगा, आरपीएमजे आरपीएमजे। आरपीएम मतलब घूमना, और घूमेगा कौन, डांस करने वाला आदमी, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घूम घूम के डांस कर रहा है। आरपीएमजे, एमजे देखते होंगे ना, तो उसके हिसाब से, सॉरी ये क्या था, अच्छा सॉरी, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा उसको। हाँ, 38 क्वेश्चन में देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अब देखिए, तो आपको याद तो कराया ही गया है, पहले वाला में बहुत पहले का इसमें वीडियो बनाया है। इसमें जहाँ जहाँ जो है ना रीजनल वे में कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जैसे फैज़ाबाद वाला बताया था आपको मैं, अहमदुल्ला फंस गया, फैज़ गया, फैज़ा को मतलब बोलेंगे फैज़ाबाद, बैड फंसा तो कौन फंसता है, जिसकी जो शादी करने जाता है वो फंसता है। तो फैज़ाबाद तो अहमदुल्ला, दुल्हा फंसता है, करेगा तो भी फंसेगा, नहीं करेगा तो भी फंसेगा। तो अहमदुल्ला वहाँ पे याद कराया हुआ था। ये वाला तो आपको लखनऊ से पूछा गया है, तो लखनऊ के लिए है बेगम ऑफ अवध, सॉरी, ठीक है, हजरत महल वही है। यहाँ देख सकते हैं, तो लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है, तो सारे लोग नवाब रहेंगे, ऐसे ही करके वीडियो बनाया हुआ है। तो उनको बेगम भी तो चाहिए, तो नवाब को चाहिए क्या, बेगम। सभी नवाबों का शहर है तो बेगम तो सभी ढूंढेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। इसके ऑप्शन के हिसाब से बेगम ऑफ अवध, लेकिन इसका जो मेन ऑप्शन आता है ये है बेगम हजरत महल। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये लखनऊ के लिए होगा। इसी तरह आपसे झांसी के लिए पूछा जाता है, इसी तरह आपको बरेली से पूछा जाता है। मतलब छोटे छोटे रीजनल जो है ना एरिया, जैसे कानपुर से पूछा गया, और छोटे छोटे वाले में लोग फंसते हैं। अब नया नया में ना मेन रीजनल वाइज में घुस जा रहे हैं क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, इसलिए चलिए ठीक है, इसको ये ठीक है, और वो वाला भी ट्रिक से भी हम करा देंगे, जैसे जैसे आएगा ना बहुत सारी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। ये देखिए, ऑप्शन पढ़िए और खुद से आप इसमें ये आप खुद से बताइएगा ऑप्शन में क्या हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना, और इसको पूरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, और यहाँ आइए, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, या जमींदारों की सहभागिता। अगर ना ये ऑप्शन लिखने उखने टाइप का होता है ना, तब आपने यहाँ पे ना बहुत सारे आप इसको दिखा सकते थे कि इसका कारण क्या था। मुख्यतः बोला ना, मुख्यतः, कारण तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये बोला क्या है, मुख्यतः। तो सही मायने जो मुख्य कारण रहा इसका है, ये जो चारों कारण सही हैं लगभग। हिंदू मुस्लिम एकता की कहीं कहीं आपको देखने को मिला था, नहीं ये इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी। किसी सामान्य योजना की केंद्रीय संगठन की कमी, ये मुख्य कारण था, क्योंकि ये ना ब्रॉड वे में फैला ही नहीं। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा ये भी क्वेश्चन, ये भी सही है, इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में था, पूरे भारत में नहीं होकर पूरा सीमित क्षेत्र में था। ठीक है, और जमींदार का सहभागिता तो था ही नहीं, लगभग ब्रिटिशर को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये है, तो मुख्यतः तो वो हो गया कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं चले थे, इसलिए ऐसा हो गया कि जल्द से जल्द वो काउंटर कर लिया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अब ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, इस वाले को लगभग ठीक है। आइए विचार कीजिए। ठीक है, कथन क है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत जो है उनके शासक का उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, ऑप्शन
क्या है, अभी बात आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है? दोनों बात क्या है? दोनों बात तो सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी जाएगा। कैसे? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। ठीक है, क्यों रहा था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि ये इनकी ना पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई थी, लोगों के विश्वास कम होता चला गया ना। अभी पूरे वहाँ के थोड़ी रह गए, जो बोलते थे कि पूरा भारत का था, वो तो मुगल जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था तब उनके अकबर के समय से औरंगजेब के समय तक में बहुत ज़्यादा था। लेकिन बहादुर शाह जफर लास्ट वाले में आ गए, और इनके समय ना सिमट के आ गई थी दिल्ली। ये पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन में भी देखा था। तो इनके नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, इनको लोग अब उतना ज़्यादा नहीं वैल्यू देते थे, समझ लीजिए। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये सही रीज़न है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से ये देख सकते हैं, ये यहाँ ये फैक्ट आपके लिए ठीक है। अवध तथा रोहिलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता किया। किसका? ब्रिटिश का साथ दे दिया ये लोग। तो ये पूछा जाता है कि ग्वालियर हैदराबाद वाला तो आपसे दिखता जाता है, पटियाला जिंद भी है, ग्वालियर हैदराबाद के साथ पटियाला जिंद। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। देखिए, तो ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि कौन कहा था, तो ये देख सकते हैं, लेकिन ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके आप लोग के लिए नहीं ज़्यादा। ठीक है, बीपीएससी वाले इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से आइए, तो कब की थी? तो जैसे ही वो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ, उसको दमन करने में लगभग 1 साल लोग को लग ही गया है ना, लगभग। तो यहाँ पे 1 नवंबर 58 में देखिए, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी। तो घोषणा कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यहीं से चेंज होता है ना, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है इसको लेकर, है ना। वाइसराय भी चेंज हुए हैं ना, वाइसरायशिप स्टार्ट हो गया। गवर्नर जनरल जो सिस्टम चलता था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन लास्ट रहे, तो आपको कैनिंग कनिंग है, तो वही विद्रोह का दमन किया, इसलिए और वो वहीं पर चेंज हुआ। तो यहाँ पर कंपनी का अधिकार ख़त्म हो गया, कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह, ताज का नियंत्रण ख़त्म हो गया है ना, कंपनी जो था। हाँ, और वहाँ पे कहाँ पे चला गया? ब्रिटिश क्राउन पे चला गया, मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। हाँ, इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन खत्म हो गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन को अधीन कर लिया गया इसके। ठीक है, एक भारतीय मंत्री और सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल की स्थापना कब हुई? तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ जो है इंडिया, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांतों से चयन किया? यहाँ देखिए, गोरखा, सिख और पंजाबी। जीएसपी याद रखेंगे, जीएसपी या जीपीएस। ठीक है, जीपीएस आपके लिए इजी हो जाएगा ना। तो अंग्रेज़ जब टैलेंटेड है ना, तो सबसे पहले काम जीपीएस का यही ना यूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो उतना उस समय तो नहीं ग्रो किए हुए थे, इसलिए तो वो लोग राज करने लग गए थे ना। तो अंग्रेज जीपीएस यूज कर रहे थे। जीपीएस में क्या हो गया? जिसे गोरखा हो गया, पी से पंजाबी हो गया, एस से सिख हो गया। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांतों से किया? तो जीपीएस से किया, जिसे गोरखा का किया, सिख का किया और पंजाबी का किया। देखिए, गोरखा रेजिमेंट अभी भी चलता आ रहा है ना, ऐसे सब तो ऐसे ही हैं जीपीएस, लेकिन गोरखा वाला जो है वो तो नेपाल का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको लिया गया और अभी भी चल रहा है। ठीक है, 1857 में के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल की सेना के 60% सैनिक अवध, उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, और जो
जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ये भी पूछा जाता है कि किस नीति पर था, विभाजन और प्रतिलोभन की। ठीक है, तो यहाँ से वही, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि ये लोग तो फिर से, अगर इनको फिर से रिक्रूट किया जाएगा ना तो फिर से बवाल मचा देंगे, है ना। तो बवाल मचाने से बचने के लिए नए लोग पे भरोसा किया जाए, थोड़ा सा जीपीएस पे भरोसा किया जाए। जीपीएस, गुरखा, पंजाबी और एस से आपका हो गया सिख, याद रखेंगे। सिंध नहीं, सिख याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं 40 कौन सा है, 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ये एक षड्यंत्र है, ठीक है। कौन बोला था? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ये क्वेश्चन बीपीएससी के रिस्पेक्ट में ठीक है, और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ है 40th में, है ना। 40वां बीपीएससी में आया हुआ है 95 का, तो रिपीट में आप लोग के लिए आ सकता है। तो बस आपको याद रख लेना है, जो जेम्स आउटरम और टेलर, आउटरम और टेलर ने क्या कहा था, उसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। ये भी पूछा जाता है कि सिपाही म्यूटिनी जो है वो किसके अनुसार है, तो सीले के अनुसार और लॉरेंस के अनुसार यह एक सिपाही म्यूटिनी था, सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारे मत हैं, है ना, कि 1857 क्या था, क्यों था, कैसे था, है ना। तो इस पर सभी अपने जो भी है इतिहासज्ञ जितने हैं, हिस्टोरियंस हैं, अपना अपना मत इसमें रखा गया है। तो ये मत को लेकर पूछा जाता है। जैसे वी डी सावरकर का भी आपको याद होगा, है ना, कि पहला था। चलिए बात करते हैं, अब आते हैं 44 क्वेश्चन। अब आते हैं इसमें 44 क्वेश्चन में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन के लिए संबंधित है। जो वहाँ पे विद्रोह का वो बात हो गया वहाँ पर, तो यहाँ पे बोला गया ना कि वहाँ पे जो आर्मी का है चेंज होना है, तो आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वो है पील कमीशन, ठीक है, पील आयोग। ये देखिए, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। ये पूछा जाता है, तो कभी कभी इसको ना ऐसे ही पूछ देता है, पील आयोग क्या है, उससे रिलेट करके वो ऑप्शन होता है ना कि मैच द फॉलोइंग, उसमें करके दे देता है कि 3-4 कमीशन दे दिए, जैसे लेऑल कमीशन हो गया, है ना, मैकडोनल्ड कमीशन हो गया, पील आयोग हो गया, स्ट्रैचे कमीशन हो गया। तो ये किस से रिलेटेड है ना, स्ट्रैचे, इसी तरह, ठीक है। फेमैन, ये सब जो बताया फेमैन कमीशन का था, ठीक है। और यहाँ है पील आयोग, तो पील आयोग आपका किसके लिए हो गया, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए है। किसकी, इसको हिंदी में बोलेंगे नवगठन जो है ना, तो उसके लिए था, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दिया गया, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर लिया गया, क्योंकि उनको अब डर हो गया कि जहाँ ये लोग पावर में आते हैं ये हम ही लोग का मतलब काल बजा लेते हैं, ठीक है, हालत ख़राब कर देते हैं। सॉरी, तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में 1 और 2 का अनुपात रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि कितना का अनुपात है। एक पील आयोग 1858 में बना है ये, ठीक है। पील आयोग किससे रिलेटेड है, आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्या अनुपात में रखा गया, भारतीय यूरोपीय सैनिक कितने होंगे और भारतीय कितने होंगे, तो 1:2 का। यूरोपीय सैनिक 1 होंगे तो भारतीय 2 होंगे। जबकि मद्रास और बम्बई में ये अनुपात 1:3 रखा गया, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं दिखने को मिला था, इसलिए वो जैसे था कि ठीक है रहने दो। नील विद्रोह किसके बारे में था, ये तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे, तो चलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं। रैयत नील जो है, नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तो 1859 से 60 का था, ठीक है। नील विद्रोह दिगंबर करके, हाँ यहाँ देखिए, दिगंबर विश्वास, देखिए विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो इसको आप नील से आप पहुँच सकते हैं, ट्रिक में थोड़ा सा याद रखिएगा, सॉरी।
नील विद्रोह है तो नील, नील से हम नीला समुंदर कहेंगे, और समुद्र में विष्णु भगवान जी रहते हैं तो विष्णु, और नीला एक आसमान भी होता है तो दिगंबर, ऐसे करके अंबर, अंबर उसमें आ जाएगा ना, तो अंबर से ही करके याद रख लेना। तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, तो ये दोनों नील जो विद्रोह हुआ था 1859 में, नील विद्रोह, वहाँ पे बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास नील के बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वही यही तीसरा ऑप्शन आपको ध्यान रख लेना है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं। नील दर्पण एक ये क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, सॉरी, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेंगे। दीनबंधु मित्र कौन क्या लिखे थे, तो दीनबंधु मित्र लिखे थे नील दर्पण, दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखे थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये क्या था, खुद ही है ना अगर मालिक, तो रैयतवारी में आ जाता है। रैयत को ही हम बोलते हैं कि वो रैयत मतलब खुद किसान। ठीक है, रैयत का यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि खुद किसान ही यहाँ पर स्वयं ही भूमि का मालिक रहता था और डायरेक्ट ही देता था। ठीक है, सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना गया था। और ज़मींदारी में क्या था कि ज़मींदार लोग को दे दिया गया था, है ना, इसलिए ज़मींदार वहाँ पे कलेक्शन करते थे और सभी इनों से लेते थे। इन पे छोड़ दिया गया था कि तुम है परमानेंट, इसलिए बोलते थे इन लोग को परमानेंट लगभग रख दिया गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज़मींदारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा। इसको भी ट्रिक से आपको इतना अच्छा बता दिया जाएगा कि जो कौन कौन से रीज़न से है, इस सब जो आएगा ना ट्रिक तो अच्छा से बता देंगे इसको। ठीक है, ज़मींदारी कहाँ कहाँ कितने से हैं, ठीक है, रैयतवारी हो गए, और वही महलवाड़ी कहाँ कहाँ पे हैं, दहसाला, ये तो अलग हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए ठीक है, बात करते हैं ये क्या है। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व का भुगतान जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, खुद ही रहता है। चलिए याद रख लेंगे। जमींदार में जमींदार को मिल जाता था, महलवाड़ी में आपको गांव के लोगों को दे दिया जाता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नील कृषि की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण। जो नील कृषकों की दुर्दशा हो गई थी, कहाँ पे हुई थी, अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया 1859 में नील विद्रोह जो हुआ, तो वहाँ 1859 से 60 के बीच का हम वो पीरियड लेते हैं। तो नील दर्पण लिखा गया, इसमें दुर्दशा दिखाई गई नील कृषकों की। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, दीनबंधु मित्र, सॉरी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। पागलपंथ, ये भी आपको ट्रिक वगैरह सब बहुत अच्छे से जो मेरा पहले एक ना सबसे बहुत पहले वाला इसमें वीडियो है ट्रिक वाला, इसको उसी में करवाया गया है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आपको याद नहीं होते हैं ना, उसको सब ट्रिक से बताया गया था। तो पागलपंथ है ना, पागलपंथ है, तो जिसके ना इसको से रिलेट कराया गया था कि पागल है ना, तो वो जिसके कर्म खराब है तो लोग बोलते हैं अरे खराब कर्म खराब है पागल हो गया, कर्म खराब है पागल हो गया, ऐसे करके है। और टिप है तो टीपू करके भी है, इसमें दो नाम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पागल पंथ था, पानी था ऐसे करके। इसको चलिए आपको बाद में दिखा देंगे इसको, लेकिन अभी इस ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो कर्म सा। ठीक है, जिसके कर्म खराब है वो पागल है। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। एक तो ये आपको फैक्ट के हिसाब से ऐसे याद रख लेना है, जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू, देखिए जैसे अभी हम लोग ना टीपू, इसको भी हम अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों के प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा जो टिनेंट है मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति कर ली। तो ये क्या है, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय की तरह था। चलाया स्टार्ट कौन किया था, करम शाह, उसके बाद इनका पुत्र आया क्या है, टीपू। तो ये दोनों ऑप्शन कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे था, तो उत्तरी बंगाल में। ठीक है, चलिए अब आते हैं फराजी कौन थे। फराजी कौन थे, देखिए यहाँ पे आ गया
ये देखिए फराजी, इससे एक बार क्वेश्चन बनता है कि फराजी मूवमेंट के वो अनुयायी मतलब कौन है, तो हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए फराजी है ना, तो एक ना यहाँ पे आप ट्रिक से ध्यान रखेंगे, सफ़र करके इंग्लिश में करके सफ़र करके याद रखेंगे। दो जगह इसका बात आता है फराजी से, एक दो और चीज़ है यहाँ पर, आपको वो भी याद हो जाएगा, ये भी ध्यान में आ जाएगा। तो वो जब आएगा ना ट्रिक वाला तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो फराजी को एफ से याद रखेंगे, एक सेकेंड, फर सफ़र, तो हमको स ढूंढना है, तो शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह है ना, उनको फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ठीक है। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक आमूल परिवर्तनों को प्रतिपादन करते, और यहाँ पर हम लोग करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह जो है 1838 से 1860 के दौरान चलता था। अंत में इस संप्रदाय ने अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। इसी संप्रदाय के जो है वहाबी है। तो यहाँ पे भी जो है ये क्वेश्चन वहाबी से भी लिंक हो जाता है। तो हाजी शरीयतुल्लाह वाले लोग जो है इसके कहाँ जुड़े, वहाबी मूवमेंट में जुड़े। तो वहाबी मूवमेंट क्या है, वहाँ पे कौन चलाते थे वहाँ, तो अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद, तो वो भी हैं सैयद अहमद बरेली वाले करके रहते हैं, ठीक है। तो ये भी है। यहाँ पे ऑप्शन में एक कंफ्यूजन आया था अभी आपको ना, 65वीं 66वीं में क्वेश्चन आया था, उसमें भी है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, सफ़र याद रखना है। श से शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, फर से फराजी। ये सफ़र आपको दो जगह आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक और आएगा, वहाँ पे भी आपको सफ़र लगाना है, तो आप ये ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, फिर से ऑप्शन रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ, 64वीं में आया दोबारा, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, कूका, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत जगह होता है। गुरु राम सिंह ने किया था कूका, ठीक है। कूका आंदोलन किसने संगठित किया, तो गुरु राम सिंह। इस सारे को ना, जितना है सब आंदोलन हो गए, जितना आपको आईएनसी से पहले के आंदोलन हो गए, सारे का इतना एकदम मक्खन वाला ट्रिक है कि मज़ा आ जाएगा आपको। पहले आप सोचते हो कैसे याद करें, चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाए, मतलब आपको मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें, क्योंकि आपके साथ में मतलब आगे बढ़ना है और आपको भी बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, कूका आंदोलन क्या हो गया यहाँ पे, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। इन लोग मतलब पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहा, इन लोग का धार्मिक आंदोलन की तरह लोग मिलते जुलते थे। फिर अपने में चर्चा करते करते नहीं हो जाता है कि हम लोग ये बात को कैसे फैलाएं, जबकि अंग्रेज़ भी अपना उधर क्रिश्चियनिटी फैलाने में लग गए ही थे, है ना। तो इनको भी लगा कि यार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, है ना। तो इन लोग का सबसे पहला तो काम यही है कि पहले देश से इनको ही भगाया जाए। तो इन लोग का धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया इनको भगाने के आंदोलन में, ठीक है। तो पॉलिटिकल हो गया, तो जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, कूका कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कहाँ पे होता है ये ध्यान रखेंगे। कब हुआ था, 1840 याद रखेंगे। भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिसके मुख्य सियान साहब के द्वारा से पुकारा जाता था, ठीक है। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था तथा जुझारू बनाया था, इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मेरे बहुत पहले ट्रिक वाले वीडियो में आपको भगत जवाहर मल, इनका इसमें है कि कुकर में कुछ हम लोग चढ़ाए हुए हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पर भगत जवाहर मल करके है यहाँ पे, ये आपको बता देंगे, ट्रिक से है, एक बार ध्यान इस पर लाना होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं दिया है तो गुरु राम सिंह होगा, और कौन ने स्टार्ट किया था, तो भगत जवाहर मल ने स्टार्ट किया था। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब 1875 की दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। जो दक्कन में दंगे हुए थे, ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज ली जाती थी ना, तो उसके में ही ये लोग में हो गया था। कैसे, तो दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों को स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि गिरवी रख कर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया। न्याय व्यवस्था की जटिल एवं
खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपना हितों की रक्षा करने में विफलता हुई। इसी परिस्थिति में 1875 के अकाल ने कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। ठीक है, जल्द से जल्द ऋण ऐसे लेते हैं। ठीक है, इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। मतलब वो तो चल ही रहा था, बहुत परेशानी तो चल ही रहा था, लेकिन तात्कालिक कारण मतलब जस्ट में होने वाला कि तुरंत ये लोग ने बढ़ा दिया ना, तो अभी लोग को लगा कि नहीं अब ये अति हो गया, अब हम लोग को करना होगा। तो दक्कन विद्रोह में ऑप्शन आता है कि कब हुआ था, तो 1875। ये आपको मैच द फॉलोइंग में करके भी आ जाएगा। और क्यों हुआ था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं महाजनों द्वारा ऊँची जो है ब्याज की दरें को वसूली करने के लिए मुझे हुआ था, तो इसमें ये कारण बन गया था कि तुरंत वहाँ पे विद्रोह हो गया था। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसलिए इन सबों का ना एक कलेक्शन आपको सामने करके कि सारे को एक ही साथ में आपको याद करवा दिया जाएगा। अभी तो आप देख लीजिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब जो आया हुआ है ना उसको तो आपको जरूर करके जाना है। जितने भी बिहार प्राइमरी शिक्षक हो गए, ये हो गए माध्यमिक हो गए, आपको उच्च माध्यमिक हो गए। ठीक है, अब बीपीएससी में तो ये सब करके जाना ही जाना है, कभी बहुत बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन हो गया यहाँ पे देख सकते हैं, तो वासुदेव बलवंत फड़के। ये भी क्वेश्चन अब बहुत बार है, 94 का है ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत बार मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित की गई है। आरंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं 1845 से 83 में बम्बई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति की लोगों को संगठित करके इसे प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1853 में आमरण अनशन की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपस में ये सब लड़े पकड़े हो गए और बाद में इनको आमरण अनशन पे बैठे हैं, सबके सब निपट गए। ठीक है, तो यही तो था, अंग्रेज को यही सब ना गुस्सा सबके अंदर फूटते रहता था। तो अब सबको लगा कि फिर से अब कुछ तरीके से अब आंदोलन करना होगा, तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रखना होगा जो ना हम लोग की बातें उसको सुने और वहाँ से हो। इसलिए आईएनसी वगैरह वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हुआ। वहाँ पे मतलब लोग सोचना स्टार्ट किए कि हमें दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रामोसी कृषक जो है ये देख सकते हैं कि क्या है, ये किसने किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा, तो ये पश्चिमी घाट के अराउंड में हुआ था। ठीक है, कैसे, यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के है ना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वहाँ कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे आप अगर इसको देखते हैं भारत के क्षेत्र को देखते हैं तो ये ऐसे आता है ना, बॉम्बे यहाँ पे आ जाता है। भारत को पूरा अगर देखते हैं तो इस साइड का आपका क्षेत्र क्या हो जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र में ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के रहने वाले रामोसी जाति हैं तो कि लोग 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में और रामोसी विद्रोह किया। रामोसी के सतारा के आसपास लूटपाट किया। इससे जुड़े हुए लोग में ये थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ना कभी कभी कन्फ्यूजन होएगा, कुछ चीज़ें होता है ना कि उनसे जो रिलेटेड जो इंसान होते हैं ना उनको लिख देता है कभी कभी, और कोई जब स्टार्ट किया रहता है उनको नहीं देकर जो रिलेटेड है उनको दे देता है। तो ना बिहार में यही है बीपीएससी में कि आपको ना रिलेटेड वाले भी इंसान को यहाँ याद रखना होगा, कौन फाउंडर मेंबर में थे और कौन से लोग मेंबर में होते, कौन फाउंड किए थे और कौन फाउंडर मेंबर में थे साथ में, मतलब दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया रामोसी। अच्छा ठीक है, वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बड़ौदा में। ये 56वीं 59वीं में आया हुआ है। वगैरह विद्रोह जो है 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में किया गया। वगैरह विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बगड़ों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वगैरह सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 और 19 के मध्य में क्या हुआ कि अंग्रेज प्रदेशों पर आक्रमण किया और वहाँ विद्रोह 1820 में आसपास समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे 56 मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। ये था खोंड जाति। इन लोगों में प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था, मानव बलि प्रथा। और इसका क्या किया, तो देखिए अंग्रेज़ के आने का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे चेंजेस भी हुआ, इसलिए भी डिबेट का कारण बनता है कि उनके आने से क्या क्या यहाँ पे भारत में सही में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे क्या। तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ ना, लेकिन सही मायने में हाँ, इस चीज़ को आप
खंडित नहीं कर सकते हैं कि इनके आने से बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, जैसे कि सती प्रथा का कानून जो कि लाया गया एबॉलिश करने के लिए, है ना, 1829 में। तो ये नहीं होते तो चीज़ें सही में पॉसिबल नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, इनके चलते। विडो रीमैरेज एक्ट वगैरह पास हुआ। स्टूडेंट जो है टीचर लड़कियों के पढ़ने में भी इन लोगों ने योगदान दिया। बहुत सारा चीज़ रहा। ट्रेन की फैसिलिटीज़ जो आई, भले ही उन लोगों ने वहाँ पे मतलब वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के पर्पज़ से लाया गया था, लेकिन बाद में तो फिर भारतीयों को फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारा चीज़ से सही मायने में उनके रहने से भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा हुआ था। तो खोंड जाति ने के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे, अपने हिसाब से काम करते थे। इस तरह तो बहुत सारे रहे थे, जब आए थे तो बहुत सारे जो है ना आदिवासी रहते थे। तो उनके भी क्षेत्र में इन लोगों ने दखल लेना शुरू कर लिया कि हाँ, हमें जैसे कि जंगल से हमें वृक्ष लेना है, पेड़ पौधे, फ्रूट्स वगैरह, तो सब पे अधिकार इनको भी चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, पेड़ चाहिए, तो वहाँ से इनको खदेड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग घुसे भी उस चीज़ में। और वहाँ पे जब घुसे तो ये सब जैसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। ये सब जैसे एक सेकंड सॉरी, इन्होंने 1837 से 56 तक में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विश्नोई ने किया था। और विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों को कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदार और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिस कारण आदिवासियों ने अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र विश्नोई लुप्त हो गया। मतलब लुप्त क्या हो गया, इसे घुमा फिरा के मार ही देते होंगे ना। जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ रहा। तो ये लोग आए तो उस चीज़ पे बलि प्रथा पे भी लोग रोक लगाने का प्रयास किए थे। तो ये किसके था, ये खोंड वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन BPSC 39 वाला में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा नागपुर जनजाति, यहाँ पे देखा जाए पहले छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जितना भी इससे जुड़े हुए हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोल, संथाल, मुंडा, और तो इसमें से कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो हो गया कैंसिल आउट। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये थे मेजर बारो को हराया था। देखिए संथाल जब आए थे तो वही चीज़ है, संथाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होकर इन लोगों से लोहा लिए, मतलब इनको टक्कर देने में आ गया। ठीक है, किस अंग्रेज़ कमांडर, तो पहला जो है मेजर बारो को इन्होंने हरा दिया मिलके। तब इन लोग को लगा कि अरे ये लोग तो सही में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं और इनके पास कुछ टेक्निक है जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी से। ये छुप के वार करते हैं और इसको लपेट देते हैं सबको। तो ये एक ना वो सेट कर दिया ये लोगों ने, संथालों ने। तो इसके बाद आप देखते हैं बिरसा मूवमेंट जो होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर थी उन लोगों के बीच में भी। तो कैसे हमको करना है, लोगों को एकत्रित कैसे करना है, भगवान का सहारा कैसे लेना है। तो संथाल विद्रोह से सीख कर ही वहाँ पे बिरसा मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको रिजेम्बलेंस मिलेगा कि कैसे वहाँ पे भी बिरसा मुंडा ने लोगों को एकत्रित किया था। तो किस अंग्रेजी कमांडर को यहाँ हराया था, तो मेजर बारो को संथालों ने हराया था। ठीक है, 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र की भोगनीडीह जो ताल्लुक में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर, दिकु बोलते हैं जो बाहर के लोग होते हैं उनको दिकु बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि जो ये लोग बाहरी जिसको भी बोलते थे ना, तो उसको दिकु बोलते थे। कि अपने क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उससे जो भी बाहरी आके इनको तंग करता था उनको दिकु बोलते थे। तो दिकुओं पर आक्रमण किया था, जिसके नेतृत्व में किसका, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ब्रदर्स। ये क्वेश्चन तो ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो कौन थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चांद ब्रदर्स भी करके आ जाता है, भैरव, है ना। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के मेजर बारो का नेतृत्व एक सेना भेजी गई जिसे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। तब ये लोग सीरियस हुए कि हाँ भाई, लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, एकत्रित होते हैं और हरा सकते हैं। तब ये लोग अच्छा लेके आए हथियार, तब इन लोग को मतलब समेटने का काम किया और इनको जल्द से जल्द कर्व आउट कर दिया गया संथाल विद्रोह को। बहुत लोगों को मारा इन लोगों ने। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ये देखिए अब शॉर्ट फॉट में डाल दिया, पता नहीं क्या है। ठीक है,
तो ये 1895 वही मुंडा विद्रोह जो है ना उसके बारे में पूछा रहा है कि कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1895 में स्टार्ट किया गया, लेकिन मेन जो हुआ था ना, जो अंतिम बार ये 1895 में स्टार्ट किए ना, तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, फिर जब जेल से छूट के आए तब वो उन्होंने 1899 और 1900 में, तो वो ज़्यादा तेज़ हो गया, तो यहाँ पे इनको बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, तब वो जाके ख़त्म हुआ। इस बीच इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति को सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदार, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा को हमला बोला था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प निकटतम उत्तर 1850 में वही है। 1899 का था ना, तो ये पहले वाला ऑप्शन है, इसलिए ये मान लिया गया है। लेकिन ये पहली बार जो ना विद्रोह किया था तब का है, उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, देखिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। मुंडा का जो रेवोल्यूशन रहा ना, मुंडा रेवोल्यूशन, उसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, क्योंकि मेंस वगैरह में भी सब चीज़ आपको लिखना रहता है कि उसको क्या है, उलगुलान मूवमेंट बोलते हैं, और इसका पीटी में भी आता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं इसको ये जरूर से जरूर याद रखेंगे, ये आ सकता है। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, 1899 से 1900, यही याद रखना है, 1895 वाला याद नहीं रखना है। ठीक है, भगवान का दूत अपने आप को बोल के लोगों को आकर्षित किए थे कि हाँ हम लोग को भगवान बचाएंगे, हम लोग को वही बोल रहे हैं। तो गैर आदिवासी को लोग डिक्कू बोलते थे। ये भी स्टार्ट कहाँ हुआ था? संथाल वाले में हुआ था। संथाल कब हुआ था? 1855 में हुआ था। वहाँ याद रखेंगे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव वहाँ पे याद रखेंगे, और यहाँ पे बिरसा मुंडा तो नाम से ही हो जाएंगे, मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें बस इतना ही ध्यान रखने लायक है। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची वाला है। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से तो चंपारण अपना बिहार वाला क्षेत्र हो गया, यूपी का हो गया, इधर का भी यूपी हो गया, तो ये रांची वाला क्षेत्र से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 62 क्वेश्चन में आते हैं। 1899 और 1900 इसमें मुंडा क्रांति का नया नेता कौन था? वही बिरसा मुंडा। ठीक है, फिर से रिपीट हुआ। 47वीं बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? किसके पक्ष में थे? किसके पक्ष में थे? तो झारखंड। किस पक्ष में थे? वही किस क्षेत्र से थे, सॉरी। ठीक है, वही झारखंड होगा। पक्ष लिखा गया है, किस पक्ष। चलिए हौज विद्रोह, हाँ ये भी पूछा जाता है। हौज विद्रोह देखिए 43 में था, ये ना शायद ऑप्शन मिलान करने में भी आया हुआ है। तो हौज विद्रोह है 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना ही था। हौज। ठीक है, ये बिहार का जब मूवमेंट वाला लाएंगे ना, तो उसमें आपको ट्रिक से बता दिया जाएगा कि बिहार में कितने विद्रोह हुए, है ना, तो वो सारे को आपको ट्रिक से बता दिया जाएगा। तो हौज विद्रोह ध्यान रखेंगे अभी 1820, ठीक, 20-21 में हुआ। पर कौन सा क्षेत्र था? संथाल परगना। किस स्थान पर, 65वीं देख रहे हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किसने किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं हो और मुंडा, यहाँ पे दो हो जा रहे हैं। छोटा नागपुर के हो, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के द्वारा के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए पढ़ा जाता है। छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजाति 1820-22 तथा 1831 में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तथा अशांति व्यक्त की गई थी। सिंध की जनजाति ने भी लगातार विद्रोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। अच्छा, मतलब इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन किस स्थान पर आदिवासी, अच्छा कौन से, अच्छा ठीक है, हाँ कौन से रीजन से किया गया था? तो बिहार में हुआ है, सिंध में हुआ है, ठीक है, कुका वाला भी हुआ है, तो पंजाब में भी हुआ है। ठीक है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो देखिए किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो विजयनगरम के राजा, हैदराबाद का निज़ाम। ये तो हैदराबाद का निज़ाम तो एकदम पूरा मतलब गुलाम की तरह था, समझ लीजिए। तो ये तो पहले टिक जाएगा आपको ऑप्शन में, ये हमेशा से उधर ही का सपोर्ट में रहे थे। ठीक है, विजयनगर के राजा नहीं, पॉलीगार, एक सेकेंड फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो गया, हैदराबाद का निज़ाम, याद रखेंगे। अब आते हैं लोग, ये सारे लोग इसके खिलाफ में रहे थे, लेकिन वो नहीं रहा था। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी?
तो देखिए 44 मिनट का वीडियो हो गया है, अब इसको 70 तक करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। तो कौन है? लॉर्ड लिप्टन, याद रखेंगे। 1876 में लॉर्ड लिप्टन के वायसरायशिप में जो हुआ बन कर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति को परिवर्तन किया और कुशल आक्रमणीयता से की नीति की स्थान पर क्या कर दिए? बोलो अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 में द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध जो शुरू हुआ, 1879 में गनमक जो की है संधि की गई वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बोला है? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो है लॉर्ड लिप्टन ने, याद रखें। कब है? 1876 के बाद से जब ये आए तब वो यहाँ पे जैसा था वहाँ के बाद से ये आक्रामक वाला नीति अपना लिए, ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ये भी है। पहले लाया कौन? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लाए थे 78 के अराउंड में लिप्टन, और ख़त्म कौन किया? तो ये आपको रिपन 1882 के अराउंड, ठीक है। 1882-81 के अराउंड में इन्होंने कि हाँ यहाँ पे देखिए 82 ही दिया है। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिप्टन के द्वारा पे, और रिपन के द्वारा पे इसको ख़त्म कर दिया गया था, याद रखेंगे। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में 1876 से 80 के इनके दौरान में हुआ था 1878 में। इसका मतलब क्या है? इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। जो है प्रेस एक्ट है ना, उस पर कंट्रोल लगा दिया गया था कि अब जो हम लोग बोलेंगे वही लिखना है, और नहीं तो तुम लोग को बंद कर दिया जाता है। वही बोला जाता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसको कहा गया। सॉरी बार बार वो हो जा रहा है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष ये था कि इसके अनुसार देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा को समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। वही उसके विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते, ऐसा हो गया। कानून का विरोध करने वाला मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, ठीक है। बात करते हैं 69 क्वेश्चन में, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट यही वाला हो गया। तो इसको जमींदार भी बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। हम लोगों ने इसको देखा था। तब हम लोग 70 क्वेश्चन में आते हैं। इसको देख लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये सब एक पढ़ लेंगे आप, ठीक है। और बिहार में परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट जो है लागू करने का कारण था क्या? यहाँ से देख सकते हैं, जमींदारों का ज़मीन पर अधिग्रहण न रहना, जमींदारों की ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का अधिकार और भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, और जमींदारों के प्रथा को निर्मूलन करना, ठीक है। यह 48वीं और 52वीं क्वेश्चन पे आया हुआ था। तो ऑप्शन इसका देख लेंगे, वही है, यहाँ से पढ़ लेंगे क्या है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस वाला भी पार्ट कराया जाएगा। बहुत थोड़ा सा हो गया है ज़्यादा, आप सजेशन ज़रूर दें कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लेकिन इसको सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जुड़ जाएं चैनल के साथ सबसे पहली बार, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।